अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। आप लोगों को इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे 0.0048 है, इसको आप लोग तमीज़ के साथ अच्छी तरीके से कैसे लिखोगे? ऐसे तो लिखा जाएगा, ये पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए 1 2 3, 4.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा ये। इसी तरीके से मतलब ये तरीका होता है साइंस के अंदर ऐसे डिजिट्स को लिखने का। पॉइंट वगैरह को बिल्कुल शिफ्ट कर देते हैं और सिर्फ इतना सही डिजिट का यूज़ करते हैं और बाकी चीज़ 10 की पावर में लगा देते हैं। अब यहाँ है 2,34,000, इसको आप कैसे करोगे? 2.34। ओके, पॉइंट कितना आपने शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5, तो 10 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जाननी हैं और यही होता है साइंटिफिक नोटेशन। उसको बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लिखना। यही चीज़ आपको सोल्व करनी थी। अब यहाँ पॉइंट किधर है? इधर है ना, बिल्कुल 1 2 3, तो 8.008 इंटू 10⁻3। इसी तरह 5 इंटू 10⁻2। इसको कैसे लिखा जाए? इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज इट इज़ रहेगा। इसमें पॉइंट 1 के बाद देखो, पॉइंट से पहले 1 डिजिट, 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 तो एज इट इज़ रहेगा ये। इसमें कोई आपको कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, हम पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर लिखते हैं और बाकी सब को हम 10 की पावर में ले जाते हैं। ओके, मैंने यही किया और आपको आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको यही करना होगा। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आपको सबसे पहले वीडियो में पीछे ले जाकर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पढ़ने होंगे। वहाँ रूल जानने के बाद ये आप लोगों को और आसान लगेगा क्वेश्चन। मैंने कहा था कि जो भी ज़ीरो पहले होती है वो काउंट नहीं होती, और जो राइट साइड होती है वो हमेशा सारे नंबर काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर बताते टाइम। तो आप लोग देखिए कि इसके अंदर कितना है। इसमें सिर्फ आपको नज़र आ रहा है 25, यानी इसमें 2 डिजिट्स हैं सिर्फ, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ज़ीरो अगर बीच में आ जाती है तो इसका भी आपको ऐड करना पड़ता है। इसमें कितना हो गया? 1 2 3, इसमें हो गई 3। इसके अंदर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ये हो जाएगी 4। ठीक है, और जो ज़ीरो बाद में आती है बिल्कुल इधर, वो काउंट नहीं होती, तो कितना हो जाएगा? ये 3। ठीक, इसके अंदर भी कितना आ जाएगा? ओके, इसमें कितना आ जाएगा? फिफ्थ में ज़ीरो काउंट नहीं होती। देखो इसको ना मैं ऐसे लिखता, आपको बता दूं, 126 इंटू 10⁻3, ये चीज़ काउंट नहीं होती, ये काउंट होगी। इसी तरह इसको कैसे लिखूंगा? 5 इंटू 10⁻2, ये काउंट नहीं होगी, ये काउंट होगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। इसमें कितनी होनी चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर? अगर ज़ीरो के इधर भी नंबर है इधर भी नंबर है, अब ज़ीरो काउंट होगी। और आपको नंबर नज़र आ रहे हैं कितने? 5। ठीक है, वो एक तो 2 हो गया, 0 0 हो गया और 3 4 हो गया। ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर आ जाता है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रा पीछे जाकर रूल पढ़ लेना एक बार। राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको ये सब के सब राउंड ऑफ करने हैं, राउंड अप करने हैं। ठीक, थ्री तक, तो 3 4, बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आ गई क्या? बाकी आप छोड़ दीजिए, इसको राउंड अप करूँ? ओके, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आप लोगों के? इसमें आप लोग क्या करोगे?
0.046 कर दीजिए, क्योंकि 5 9 है ना, तो आप लोग सब जानते हैं कि 9 की जगह मैं 0 लिख दूं, या 5 को ही 6, 559 को 6 कर दो ना, हो गई 3 डिजिट्स। इसमें कैसे करना है आप लोगों को, इसको भी इसमें राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता, इसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। पॉइंट बाकी सब में थी लेकिन इसमें पॉइंट नहीं था, इसको आपको एज इट इज़ आंसर देना होगा। क्लियर? ये आपका आंसर आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। मुझे सिर्फ राउंड अप करना था और टोटल डिजिट्स कितनी दिखानी थी, 3। वो पॉसिबल हो सका जब आपके पास पॉइंट था, लेकिन इसके नीचे सबसे जो क्वेश्चन था उसमें पॉइंट नहीं था, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं आप लोगों को? ठीक है। The following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. आपको मैंने कुछ टाइम पहले इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में बताए थे लॉज, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सारे लॉज दोबारा देख लेना। इसमें आप लोग देख रहे हो कि डाइनाइट्रोजन की रिएक्शन डाइऑक्सीजन के साथ हुई है, और जब भी कंपाउंड बना तो उसमें ये चीज़ फिक्स होती है आ रही, 14 14, अच्छा 28 28, एक काम करो उसको 2 से डिवाइड कर दो, 28 को 14 हो जाएगा, नीचे को भी 2 से डिवाइड कर दो, और जो 2 से डिवाइड कर रहे हो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देना। ये 32 का क्या हो जाएगा 16, 80 का क्या हो जाएगा 40। रेशो निकालने के लिए आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो चीज़ है ये एज इट इज़ कॉमन चलती रहेगी, 14 14 14 14, ये चीज़ चेंज हो रही है। शायद आपको कुछ याद आ गया हो, मैंने वीडियो में इसमें पीछे बताया था, यह है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर दो एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट का रेशियो कांस्टेंट चलता रहता है और दूसरे का बदल जाता है, तब ये पूरा डेटा फॉलो करता है किसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसने ये पूछा विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट डेटा। आपको कहना है गिव इट्स स्टेटमेंट। आंसर है इसका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्यों? बिकॉज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज चेंज्ड बट दैट ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड सेम। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको कुछ कन्वर्जन करने होंगे, उसके बाद यहाँ फिल करना होगा। देखो 1 किलोमीटर में मुझे बताना है कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो इजी वे में करते हैं पहले कि 1 किलोमीटर को पहले आप मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। 1 kg में क्या होता है, 10⁻³ मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 10⁻6 के राउंड। ओके, एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये होते हैं 10⁻²। 1 मीटर में 10⁻² मिलीमीटर, और मेरे पास क्या है 10⁻3, तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ना 10⁻3। सॉरी, ये जो होता है ये मिस्टेक हो गई, आपके पास 10⁻3 मीटर आया था ना, तो 1 मीटर में 10⁻3 मिलीमीटर होते हैं, और मेरे पास मीटर कितने हैं 10⁻3 है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, क्या निकल कर आएगा इंटू 10⁻3। जब एक में इतना है तो इतने में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, इसके साथ 10⁻6। आपके पास क्या निकल कर आएगा मिलीमीटर, यही रखना आपको यहाँ 10⁻3, सॉरी 10⁻6 मिलीमीटर। आया समझ में आपको? उसके बाद पिकोमीटर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 पिकोमीटर में कितने मीटर या 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल तो मेरे पास मीटर कितने निकल कर आए 10⁻3 मीटर। 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं 10⁻12 मीटर पिकोमीटर, इतने पिकोमीटर होते हैं। 1 मीटर में इतने पिकोमीटर होते हैं। ठीक, अब आप लोग जानिए कि आपके पास है कितने मीटर 10⁻3, तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी 10⁻3 पिकोमीटर, क्या आंसर आएगा 10⁻15। बोलो बात समझ में आई या नहीं? और आपको यहाँ यही चीज़ लिखनी थी। क्लियर हुआ या नहीं? तो ये कन्वर्जन है एक तरीके से। देखो मैं जानता हूँ कि किलोमीटर को मीटर में बदलना आसान था, लेकिन उसने मिलीमीटर में बदलवाया है। मैंने कैसे बदला है आप लोगों ने देखा।
फिर मिलीमीटर से मुझे मीटर नहीं बनाना था, नैनोमीटर नहीं बनाना था, पिकोमीटर बनाना था। तो ये कन्वर्जन है, मीटर से कैसे पिकोमीटर तक जाएं। इसी तरह 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे और नैनोग्राम कितने होंगे। अब मैं आपको मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग सब के सब क्या करोगे, इसका आंसर इसी तरीके से फाइंड करना। टेन टू द पावर 6 किलोग्राम, ओके। और यहाँ पर जो होगा वो होगा 10 टू द पावर, क्योंकि ये 10 टू द पावर पता क्या था, क्योंकि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आ रहे हैं, तो 10 टू द पावर -6 kg। और यहाँ पर होगा 10 टू द पावर 6 नैनोग्राम। इसी तरीके से 1 मिलीमीटर में कितने, 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं आप सबको पता होना चाहिए, 10 टू द पावर -3, ठीक है। और यहाँ पर जो डेसीमीटर क्यूब निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 10 टू द पावर -3। इतने लीटर में इतना होगा, क्यों, क्योंकि 1 लीटर में होता है 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर -3। तो 10 टू द पावर -3 लीटर में कितना होगा, ऑफ कोर्स इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ होगी और ये आपस में ऐड हो, सॉरी ये गलत हो रहा है ना। ये होगा 10 टू द पावर -3 लीटर और ये होगा 10 टू द पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर से इसमें जा रहे हैं हम। ये हल्की सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट करते हैं। ये सही है क्योंकि 1 लीटर में होता है 10 टू द पावर -1 मीटर, सॉरी डेसी मीटर, ओके। लेकिन मुझे मीटर क्यूब दिया गया है, तो मैं क्या करूँगा, समझ गए ना आप लोग, इसका भी क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या हो जाएगा, आगे समझ में, इसलिए -3 आएगा। ये उसने डेसीमीटर दिया, डेसीमीटर क्यूब दिया है, डेसीमीटर नहीं दिया, इस वजह से इसका आंसर भी 10 टू द पावर -3 ही होगा। इसको आप लोगों को जानना है, अगर ये मीटर क्यूब हटा देता डेसीमीटर तो फिर ये 10 टू द पावर -1 आता, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कन्वर्जन, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन हुआ इसके अंदर। If the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, calculate the distance covered by light in 2 nanosecond। आप सबको लाइट की स्पीड दी गई है, ठीक है, जितने टाइम में जो ट्रैवल कर रहा है वो दिया गया है, तो कितनी डिस्टेंस, कितना ट्रैवल उसने किया, इस पे क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, सबको मालूम है फिजिक्स के अकॉर्डिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। मुझे पूछा गया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या निकल कर आता है, वेलोसिटी है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ओके। टाइम कितना लग रहा है 2। इस नैनो सेकेंड को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा और नैनो के लिए आपको -9 का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 10 टू द पावर -1, क्योंकि 10 टू द पावर -9 है और 10 टू द पावर 8 है, तो -1 बचेगा, इसका आंसर आएगा 0.6 मीटर। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ये डिस्टेंस निकल कर आया, ये कोई बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था फिजिक्स के अकॉर्डिंग, बाकी सारा क्वेश्चन हो चुका। इन अ रिएक्शन A + B2 gives AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट इफ़ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एक रिएक्शन B2 के साथ हुई, ये अकेला था और B2 क्या था, मॉलिक्यूल। आप इसको ऐसे कहो, एटम A है वो सिर्फ एक है, B2 मॉलिक्यूल है वो भी सिर्फ एक है। तो आप ऐसे कहना, एक एटम की रिएक्शन एक मॉलिक्यूल के साथ हो रही है और बन रहा है AB2, ओके। एक है एटम A का, दो नहीं लिखा हो इससे पहले, तो एक एटम A का B2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके बना रहा है AB2। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजेंट। देखो अब आप ध्यान दो,
अगर मैं 300 एटम ए के ले लूँ और 200 मोलिक्यूल बी के ले लूँ तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? आपको मैंने पहले ही बताया था, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो बहुत कम होता है और रिएक्शन में कंज्यूम पहले ही हो जाता है, पहले ही ख़त्म हो जाता है। अब ये बताओ इसमें कम कौन है, ज़्यादा कौन है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताऊँ क्या है? देखो अपने आप से क्वेश्चन करो जो मैं बोल रहा हूँ। एक एटम एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, दो एटम दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे, तो 300 एटम 300 मॉलिक्यूल से रिएक्शन नहीं करने के क्या? यहाँ क्या दिया गया है? 300 एटम है और 200 मॉलिक्यूल हैं। अरे यार 300 के लिए तो 300 होने चाहिए थे ना। तो इस रिएक्शन में अगर कोई ख़त्म हो जाएगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये कम है। यही है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। इधर आ जाओ, ए से पहले a प्लस B2 क्या बनता है? AB2। थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे पहले जो भी नंबर या किसी भी रिएक्टेंट से पहले जो नंबर लिखा होता है वो उसके मोल को बताता है। तो ए के 1 मोल है, B2 का 1 मोल है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है। नो प्रॉब्लम, यही बात दिमाग में डाल लो। एटम की टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल की टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है। तो फिर यहाँ क्या, अगर इसका 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, 2 मोल से रिएक्शन करेंगे ना। 2 मोल किसके हैं? ए के। बी के कितने मोल हैं? ओहो हो, आया समझ में? नहीं तो ये 2 मोल से रिएक्शन करेगा, बच कौन जाएगा? बी। ख़त्म पहले कौन हो जाएगा? ए। ये है लिमिटिंग रिएजेंट। थर्ड क्वेश्चन, 100 एटम्स ऑफ ए एंड 100 मोलिक्यूल्स ऑफ बी। अरे वाह, वही इसका एक एटम एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा था, दो एटम दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे, तो 100 एटम 100 मॉलिक्यूल से तो रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर मामला बराबरी का है तो माफ़ करना, यहाँ कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों के नंबर सेम है। 100 एटम है, 100 मॉलिक्यूल हैं। नीचे आ जाओ, 5 मोल ए के हैं, 2.5 मोल बी के हैं। अभी तो आपको बताया था कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करेगा, तो ए के 5 मोल से तो रिएक्शन करेंगे, लेकिन बी कितना है? यहाँ पर 2.5 नहीं है क्या? माफ़ करना, इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट इस बार बी आ गया। और नीचे इसमें 2.5 मोल ए के हैं और 5 मोल बी के हैं। ये तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया भाई। इसका आंसर है 2.5 मोल ए। तो अलग अलग आपको 4 क्वेश्चंस नज़र आए थे, लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन उसी बच्चे की जल्दी समझ में आया होगा, इस तरह का क्वेश्चन उसी बच्चे के समझ में आया होगा जिसने इस वीडियो की स्टार्टिंग में इस टॉपिक को पढ़ा होगा, सुना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं। मैंने बहुत सुकून से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। ठीक है। डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले करा था, आप लोगों का फिर से रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। N2 की रिएक्शन H2 के साथ हो रही है और क्या बन रहा है? 2NH3। ओके, वेरी गुड। ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ़ 2000 ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1000 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। मैंने इस तरह के क्वेश्चन को आपको मैंने कई बार बोल दिया और आप लोग याद रख चुके होंगे और याद होगा भी। जब कभी भी किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की अमाउंट पे क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट कितना बना होगा, उस कंडीशन में आप लोगों को पता क्या करना होता है? लिमिटिंग रीजन ढूंढना होता है। वही बताता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बना होगा। तो मैंने पहले भी यही किया था, अब भी ये कर रहा हूँ। क्वेश्चन को साइड में रख दो, अपनी नॉलेज चेक करो पहले। N2 + 3H2 क्या बनाएगा? 2NH3। ठीक है। एक नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास, दो नाइट्रोजन का 28। किसी के भी एटॉमिक मास को ग्राम माना जा सकता है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 6, तो ये हो गया 6। नाइट्रोजन का कितना है? 14, और इसका कितना है हाइड्रोजन का? 1, तो 1 का 1, 3 का 3, 14 और 3 17 की मल्टीप्लाई 2 से हुई, क्या आंसर आया? 34। अब आप लोग क्या करोगे? इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। आपको ये कहना है मेरी तरह कि इस रिएक्शन में 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 34 ग्राम अमोनिया बना रहा है। ये आपको करना ही पड़ेगा, यही रूल भी है केमिस्ट्री का। तो 28 ग्राम 26 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तब बन रहा 34। ठीक है। लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा कि भाई मैं इतने अमाउंट नहीं ले रहा हूँ क्वेश्चन में, मैं तो डाइनाइट्रोजन इतना ले रहा हूँ, हाइड्रोजन इतना ले रहा हूँ। अब बताओ मुझे तो इसका अमाउंट कितना बना? ये भी 2000 ग्राम है। ओहो,
इस कंडीशन में जहाँ एग्जामिनर अपनी मनमानी करने लगे कि मैं इतना नहीं लेता, इतना ले रहा हूँ, इतना नहीं लेता, इतना ले रहा हूँ, उस कंडीशन में आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढा जाए। तो देखिए ढूंढते हैं। मैं अगर देखूँ तो मुझे दिख पा रहा है कि 2000 ग्राम 1000 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है ना। यहाँ से आओ, यहाँ से 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा 6 डिवाइडेड बाई 28। अच्छा भाई ठीक है, ये भी मेरी समझ में आ गया। मेरे पास नाइट्रोजन कितना है, 2000 ग्राम नाइट्रोजन है। ओके, अब क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 2000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इतना आपका हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, जब आप लगाओगे तो इसका आंसर आएगा 428.6 ग्राम। अब ध्यान दो भाई साहब ज़रा, जब मैं 2000 ग्राम नाइट्रोजन यूज़ कर रहा हूँ, यानी पूरा जितना एग्जामिनर ने मुझे दिया है, अगर मैं 2000 ग्राम, तो इस पूरे के लिए बेचारे के मेरे पास सिर्फ इतनी हाइड्रोजन यूज़ हो पाएगी। 2000 के लिए सिर्फ इतनी। मेरे पास कितनी भाई हाइड्रोजन, 1000। तो अगर 2000 ग्राम इतने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इतने हाइड्रोजन के लिए तो और भी ज़्यादा चाहिए होगी, है ना। फ़िलहाल आप ये देखो ज़्यादा कौन है, अगर मैं सारे के सारे को यूज़ कर रहा हूँ तो इस 2000 के लिए बस जो हाइड्रोजन का लग रहा है 4 to 8 ग्राम ही यूज़ हो पा रहा है। तो यानी इसका मतलब इसमें कम कौन हो गया, ख़त्म कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन ख़त्म हो जाएगा पहले, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिर्फ इतना ही यूज़ हो पाया है 2000 के लिए। हाइड्रोजन तो रिएक्शन करके भी बच जाएगा। तो इस रिएक्शन के अंदर फ़िलहाल मुझे जो नॉलेज हुई वो ये पता लगा है कि हाइड्रोजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। इससे पता लगाऊंगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, माने अमोनिया कितनी बनेगी। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जो करना चाहिए था वो आप लोगों ने कर दिया। आपने पता लगा लिया कि नाइट्रोजन भैया इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट है। अब क्या होगा, ऐसे करना कि 28 ग्राम अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूँ तो इसका 28 ग्राम बनाता है 34 ग्राम अमोनिया। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन क्या बनाएगा, ऑफ कोर्स 34 डिवाइडेड बाई 28। मेरे पास नाइट्रोजन कितनी है 2000, तो 34 डिवाइडेड बाई 28 इंटू क्या लिखोगे आप लोग, 2000। ठीक, अब आपके पास जो भी निकल कर आएगा वो पता लग जाएगा कि इसके अंदर अमोनिया कितनी बनी है। देखो इसके अंदर अमोनिया जो आंसर निकल कर आएगा ना, वो निकल कर आएगा 2428.57 ग्राम, इतनी अमोनिया बनेगी। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, यस। कौन ऐसा रिएक्टेंट है जो अनरिएक्टेड होगा, जो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। दिख रहा भी आपको, क्योंकि 1000 में से सिर्फ इतना यूज़ हो पाया 2000 के लिए। और फिर वो कह रहा है कि इफ़ यस, अगर हाँ, विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो इसका तो आंसर था यस, और आंसर दिया मैंने हाइड्रोजन। और ये कह रहा है कि इसका कितना मास होगा, आपको पता क्या करना, ये तो था टोटल, और ये था आपका जो रिएक्शन कर गया, क्या था 428.6 ग्राम, ये था टोटल, ये था रिएक्शन कर गया था जो इसके नाइट्रोजन के साथ। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है, कर देते हैं माइनस। ठीक है, ये रहा 10 4 9 2 9 में से 8 क्या आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा ना। ये इतना है जो बचा है क्या, अनरिएक्टेड। और उसने पूछा था व्हाट वुड बी इट्स मास, इसका मास इतना होगा जो बेचारा बगैर रिएक्शन करे ही रखा रह गया।
यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई क्या? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा लिमिटिंग रीजन पर, जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा कि इसकी अमाउंट कितनी है, तो लिमिटिंग रीजन को ढूंढना पड़ेगा। इससे पहले मैंने कई क्वेश्चन कराए, अगर आप ये पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो तो शायद आपका सेटिस्फेक्शन और बढ़ जाए, पहले वीडियो जाकर देखना, ठीक है। हाउ आर 0.5 मोल N2O3 N2CO3 एंड 0.5 m Na2CO3 डिफरेंट? इन दोनों में एक डिफरेंस बताना है, ठीक है, बता देते हैं। देखो Na2CO3 मोल निकालो W/m, ठीक है। ये क्या होता है? मोल। ये मोल का फॉर्मूला है, ठीक। मोल कितने दिए हुए हैं? मोल दिए हुए हैं 0.5। W आप जानते नहीं। M कितना होता है Na2CO3 का? चलो निकालते हैं। इसका कितना होता है? Na का 23। कितने सोडियम है? 2 है ना, तो कितना हो जाएगा? 46। कार्बन का कितना हो जाएगा? 12। इसका कितना हो जाएगा? 48। चलो ऐड करो जल्दी से। 48 और 12 कितना हो गया? 60। और ये तो 106 आ गया भैया, यानी यहाँ मैं क्या रख दूँगा? 106। अच्छा, 0.5 को ऐसे लिख दूँ क्या? 1.2। बात तो एक है ना, W क्या हो जाएगा? 106 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कर दो 53, ठीक। ये ग्राम आया आपका, यानी इतना वेट, बस फिनिश। अब वो कह रहा है एंड 0.5 m। m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है मोलैरिटी, यानी मोल पर लीटर, ठीक है। आपकी मोलैरिटी कितनी है यहाँ पर? यहाँ मोलैरिटी बता रहा है वो 0.5 इज इक्वल टू लीटर कितना है यहाँ पर? 1, क्योंकि पर लीटर ही होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो यहाँ मोल कितने निकल कर आ रहे हैं? 0.5। और 0.5 मोल कहाँ निकल कर आए थे? यहाँ ये तो थे 0.5 मोल। यार यहाँ भी इतने मोल निकल कर आ रहे हैं, और वहाँ भी हमने मोल से क्या निकाला था? 53 ग्राम। मेरे भाइयों, यहाँ भी 53 ग्राम है, यहाँ भी 53 ग्राम है, लेकिन यहाँ जो 53 ग्राम है ना, बस वो 53 ग्राम ही हैं। और यहाँ जो 53 ग्राम है वो 53 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन में है। मीन्स इसका मतलब है कि सोल्यूशन बन चुका 53। सुन लीजिए इसके बारे में। 0.5 m का मतलब क्या है? 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 आर डिजॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन, while the meaning of 0.5 mole Na2CO3 is 53 gram of Na2CO3 only, यानी 0.5 mole Na2CO3 means 53 gram of Na2CO3. It means 53 gram of Na2CO3 are dissolved in a solution. ये सोल्यूशन के अंदर है, ये सोल्यूशन में नहीं है, बस इतना डिफरेंस है, वरना दोनों के अंदर अमाउंट सेम है Na2CO3 की। क्लियर? आगे बढ़ो भाई। If 10 volume of dihydrogen gas reacts with 5 volume of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced? इससे हलवा क्वेश्चन ना तो हो सकता और ना है। मैं इसको क्वेश्चन को भी समझाता हूँ। देखो आप ध्यान दीजिए, H2 + O2 क्या बनता है? H2O, है ना। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करने के लिए देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है, तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 2। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितना वॉल्यूम लिया आपने? 2 वॉल्यूम, ओके। 2 वॉल्यूम की रिएक्शन हुई, इसके कितने वॉल्यूम के साथ? 1 वॉल्यूम के साथ। यार इसका 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन कर रहा है, और मुझे मिल रहा है क्या? 2 वॉल्यूम। अगर मैं इसको 10 कर दूं और इसको 5 कर दूं, तो इसका 2 इसके 1 से रिएक्शन कर रहा है, इसका 10 इसके 5 से रिएक्शन नहीं करने का, और ये क्या बनेंगे? 10 वॉल्यूम H2 नहीं बनने का। और चाहे आप देख लो, 10 क्या ले रहे हो आप? H2। ऑक्सीजन कितना ले रहे हो? O2। बताओ क्या बनेगा? 10 H2O। बैलेंस्ड भी है, और उसने यही किया कि अगर मैं 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन के ले लूँ, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के ले लूँ, तो वाटर की अमाउंट बताओ, ये पूछ रहा। हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर? 10 वॉल्यूम। भाई बहुत आसान था। 2 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बना, 3 वॉल्यूम से 3 वॉल्यूम बनेगा, तो 10 वॉल्यूम से 10 वॉल्यूम ही बनेगा वाटर का। फिनिश। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ना ये इम्पोर्टेंट था, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ओके,
कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स, आपको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग सब जानते हैं कि एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 28.7। अपना तो एक सीधा सा रास्ता है, पी की जगह लिख देते हैं 10⁻⁻12 मीटर, आंसर आ चुका। ठीक, उसी तरीके से आप क्या करोगे, 15.15, फिर वही पिकोमीटर की जगह मैं क्या कर दूंगा, तो मिली वर्ड कहाँ लगता है, 25365 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। मिली का मतलब -6 होता है। लो आ गया, बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, (10⁻³ ग्राम। ठीक है, और बेसिक यूनिट में आप लोग क्या करते हो, बेसिक यूनिट का मतलब क्या हो गया, ऐसा यूनिट ही हो गया ना। तो पिकोमीटर को मीटर में बदला है, तो मिलीग्राम को ग्राम में नहीं कन्वर्ट करते, क्योंकि जो वेट की ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम, तो इसको भी आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। आपका आंसर आएगा 2365 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम। ठीक है, ये बेसिक यूनिट्स हैं, ये वाली मीटर, ये ग्राम वगैरह यूनिट नहीं होती। ठीक है, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो क्वेश्चन यहाँ छोड़ दो या फिर भाई इधर लेकर आ जाओ। 1 2 3 4 2.5365 इंटू 10⁻⁻², या ना 1 2 3 4, जितना पॉइंट आप इधर ले जाओगे उतना ही कम करते चले जाते हैं माइनस का। तो आपके पास ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो बेसिक यूनिट का मतलब एक तरीके से ऐसा यूनिट ही होता है, जैसे पिकोमीटर था तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मिलीग्राम था तो किलोग्राम में, हमें ग्राम में नहीं जाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, भाई आपको इनके अंदर एटम के नंबर जानना है। और मैंने आपको पहले बताया था कि एटम के नंबर जानने के लिए आप लोगों को सब के ही पता होने चाहिए एटॉमिक मास, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको नंबर तक ले जाता है। तो इसके अंदर हम कैसे जानेंगे नंबर एटम का। सबसे पहले आप लोग गोल्ड के बारे में सोच लीजिए, गोल्ड का क्या होता है एटॉमिक मास, गोल्ड का होता है 197, सोडियम का होता है 23, लिथियम का होता है 7, और क्लोरीन का कितना होता है, एक क्लोरीन का 35.5, दो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, दो क्लोरीन का हो जाएगा 71। ओके, अगर मैंने आपको एक चीज़ समझा या यही समझा दिया तो आप सबके आंसर बता दोगे। बताऊँ कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने सोडियम के इतने सारे एटम इकट्ठे कर लिए, कितने सारे एटम इकट्ठे कर लिए, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने सारे एटम इकट्ठे कर लिए तो उनका वेट 23 ग्राम आएगा। ये हर एक का केस है, सबका एटॉमिक मास ग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 23 ग्राम अगर मैं Na लेता हूँ तो उनमें कितने सारे एटम आ रहे हैं, Na के इतने सारे। लेकिन मेरे पास सोडियम कितना दिया उस भाई ने, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में क्या होगा, 1 ग्राम Na 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 23। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, गोल्ड के केस में यहाँ 23 जगह क्या हो जाएगा 197, इसकी जगह क्या हो जाएगा 7, क्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा 71। आप लोग मैथमेटिक्स के बच्चे हैं और बायोलॉजी वाले भी जानते होंगे, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती चली जाती है तो इस पूरे का आंसर ज़्यादा आता है, और अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो आंसर क्या आता है, कम आता है। ईमानदारी से बताइए यहाँ सबसे कम किसके केस में रखा गया है, लिथियम का ना। अगर आप यहाँ 7 रख दोगे तो आंसर ज़्यादा आएगा, और ये इसका आंसर है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें सिर्फ यही चीज़ जाननी है, बेसिक सी चीज़ें हैं ये, कि जो भी आपका एटॉमिक मास है वो एक्चुअली वेट है, वज़न है, कितने सारे एटम का, इतने सारे एटम का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.40।
देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। अगर मेरा आंसर आ रहा है 25 मोलरिटी, तो इसका मतलब क्या है कि 25 मोल प्रेजेंट है पर लीटर, यानी 1। ठीक है, तो जितनी मेरी मोलरिटी आई है उतने ही तो मोल हैं। जिसकी जितनी मोलरिटी होती है उसके उतने ही मोल होते हैं। तो अगर आप मोल निकाल लेते हैं तो उसका रिलेशन मोलरिटी से ही होता है। एक तो पॉइंट ये वो मुझसे कह रहा है ना, कैलकुलेट द मोलरिटी, यानी अगर मैं मोलरिटी ना निकाल कर मोल भी निकाल दूंगा तो बोल दूंगा कि मेरे इतने मोल आए हैं पर लीटर, यानी मोलरिटी हो जाएगा। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, प्योर वाटर की मोलरिटी होती है 55.55, इतनी मोलरिटी होती है प्योर वाटर की। ये फिक्स है, आप लोग लक्की हुए तो आप लोगों को ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा। अगर नहीं दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ कहीं वाटर होगा उसकी हमें मोलरिटी माननी है 55.55। और मैंने आपको नीचे प्रूव कर दिया कि जिसकी जितनी मोलरिटी होती है उसके उतने ही मोल पर लीटर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने नीचे बताया ना 25 मोलरिटी थी तो उसका मतलब 25 पर लीटर। तो अगर मोलरिटी आ रहा है 55.55 यानी 55.55 पर लीटर, इतने ही मोल वाटर के काउंट होते हैं और वाटर की मोलरिटी भी इतनी ही होती है। ये आपको पता होना चाहिए अब मेरे बताने के बाद। मैं फिर वो बोलूँगा लक्की हुए तो वाटर की मोलरिटी दे देगा, वरना आपको वाटर की मोलरिटी फिक्स, वाटर की मोलरिटी पता होनी चाहिए, वो है 55.55। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज़ दिस। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल इज इक्वल टू, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं उसके मोल ऊपर और नीचे क्या, मोल्स टोटल मोल, क्योंकि इथेनॉल को वाटर में तो डाल रखा मैंने। अब देखो मोल फ्रैक्शन कितने दिए हैं, मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं 0.040 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथेनॉल, मुझे नहीं पता मोल्स ऑफ इथेनॉल, लेकिन मोल्स ऑफ वाटर आपको भी पता है 55.55। ठीक है, आप लोग देख लो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर वाटर के मोल नहीं थे, और एग्ज़ाम के अंदर भी अगर आपको वाटर के मोल नहीं दिए होंगे तो आपको 55.55 ही मानना है। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 0.040, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 0.040 प्लस 45.55 की मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 0.0 के साथ। ठीक है, 55.55 इंटू 0.04। ओके, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 0.040। देखो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ गया, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ गया, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथेनॉल। इसको आप इधर लेकर आ जाओ, 55.55 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2.222 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथेनॉल, ये है ना। अब ये इधर लेकर आ जाओ माइनस 0.040। ठीक, तो 2.222 इज इक्वल टू मोल्स, ये एक मोल है, ये इतने मोल हैं। ये ऐसा है जैसे 1 में से माइनस कर दिया हो 0.040। बस यहाँ क्या है, ये मोल दिए हुए हैं, यही मोल दिए हुए हैं, यानी एक मोल में से इतने मोल माइनस करने हैं। आपके पास निकल कर आएगा 0.96। ठीक है, 0। जब आप 1 में से ये चीज़ माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा 0.906 मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 2.222 डिवाइडेड बाई 0.960, ये हो गया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे इससे और आपके पास निकल कर आएगा 2.314। ये आपका आंसर है। मोल इतना है, अगर आपने पर लीटर कह दिया तो ये हो जाएगा मोलरिटी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मोलरिटी निकालने के लिए मोल भी पता होते हैं, और जितने मोल पता होते हैं उन्हें पर लीटर बोल दिया जाता है कि इतने मोल पर लीटर डिज़ोल्व हैं। ये आपका आंसर आ चुका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जो बात आप ये जो बात आपको जानने को मिली है ये आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम। कार्बन, देखो मैंने आपको कई बार बता लिया और फिर बता रहा हूँ कि कार्बन का जो 12 होता है ये होता है वज़न, वेट किसका, 6.022 इंटू 10⁻23 का।
किसी भी एटम का एटॉमिक मास वेट है उसके इतने एटम्स का। अगर इतने सारे एटम इकट्ठे कर ले जाएंगे तो उनका वज़न इतना निकल कर आता है, इतना वेट निकल कर आता है। यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट कितना है 12 ग्राम, अगर मैं कार्बन के ले रहा हूँ। और 1 एटम का कितना होगा 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, जो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻23। यहाँ तक बात समझ में आई? आपको जो भी आएगा वो आंसर होगा। और आपको कार्बन की जगह सोडियम पोटेशियम कुछ भी दे सकता है, हर एक में यही केस करना है। अगर सोडियम दे देता तो ऊपर 23 होता, वहाँ आप कहते कि भाई अगर मैं सोडियम के इतने सारे एटम इकट्ठे कर लूँगा तो उनका वज़न इतना होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो ये आंसर निकालने पड़ेंगे, कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट ढूंढनी पड़ेगी फिगर्स। ठीक, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के पहले आप रूल पढ़ लीजिए, वीडियो को पीछे ले जाकर देखना। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने के तरीके बताए थे। बस अब तो सोल्यूशन है डायरेक्ट। जब आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर दोगे कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन वही होता है जो मैथमेटिक्स में आपने सीख रखा है, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, और जो भी आएगा उसको डिवाइड करना है 0.5785 से। तो आपका आंसर जो भी निकल कर आएगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, इसका जो आंसर निकल कर आता है फर्स्ट वाले का, उसमें आता है ये 1.65। तो इसमें टोटल डिजिट्स कितनी नज़र आ रही हैं 3, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गई। क्लियर? जब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करोगे सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले के अंदर आंसर आएगा 26.82। टोटल डिजिट्स कितनी है 1 2 3 4, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 4। इन सब को आपको ऐड करना पड़ेगा 0.0125, 0.7864 और 0.0215। ठीक है, अब इन ऐड कर लो 5 और 5 10 4, ये हो गया आपका, ये 6 है ना, ये तो 4 हो गया, 14 एक यहाँ लग चुका, 10 2 8 10 12 8। ठीक है, डिजिट्स पॉइंट से पहले जो ज़ीरो होता है वो काउंट नहीं होता, ज़ीरो काउंट होता है अगर नंबर के बीच में आ रहा हो तो ये काउंट होगा 1 2 3 4। इसका आंसर है कितना 4। तो इसका टोटल डिजिट्स निकल कर आ रही हैं 4। यही इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। यूज़ द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरल अकरिंग ऑर्गन आइसोटोप्स। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अगर आपको आइसोटोप्स दिया हो, आइसोटोप का मास दे रखा हो और परसेंटेज दे रखी हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है परसेंटेज इनटू मास, परसेंटेज इनटू मास, परसेंटेज इनटू मास। इनको ऐड करते चले जाते हैं। तो उसका मास कितना है 35.96, मल्टीप्लाई कर दो उसकी परसेंटेज से 337 डिवाइडेड बाई 100। एक खेल ख़त्म हो चुका। दूसरा, अब दूसरे का मास लिखिए, ये वाला 37.96 इंटू 0.063 डिवाइडेड बाई 100। तेरा भी खेल ख़त्म हो चुका। आगे बढ़ो, अब थर्ड लिखो 39.96 इंटू 99.60 डिवाइडेड बाई 100। बोलो बात समझ में आई नहीं? अब आप लोग जो भी ये सोल्व करके लिए क्या होगे, ये जो भी आपका आंसर आएगा वही बन जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। इससे पहले मैंने आपको क्लोरीन का केस पढ़ाया था। क्लोरीन के केस के अंदर भी सेम चीज़ थी, लेकिन वहाँ पर 2 आइसोटोप थे जब मैं आपको थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा रहा था, और यहाँ पर कितने हैं 3 आइसोटोप हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा इस वाले का 0.121, 0.024 और इसका आएगा 39.80। ठीक है, ये भी सॉल्व हो चुका, ये भी सॉल्व हो चुका, ये भी सॉल्व हो चुका। और आपको लास्ट में जब इनको ऐड करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 39.947 ग्राम पर मोल। यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए नहीं? आपको ये तरीका मैंने बता दिया। अब ये कितने ही आपके पास 3 आइसोटोप दे दे, 4 दे दे या 2 दे दे, सब के साथ ये करना मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 42 मोल्स ऑफ ऑर्गन। देखो भाई, मैंने आपको बोल रखा कई बार कि 1 मोल के अंदर हमेशा नंबर कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। और आपके पास कितने मोल हैं फिलहाल 52 है ना, तो 1 मोल में इतने हैं, तो 52 मोल में कितने होंगे 6.022 इंटू। बोलो बात समझ में? जो है आपको आंसर होगा। उसके बाद थर्ड, अब वो बोल रहा है कि 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम। आपको 52 यूनिट लेनी है हीलियम के। अब यूनिट के क्या चक्कर है, जो हीलियम होता है
2 4 लिखते हैं ना, ये होती है यूनिट, यानी 4 यूनिट। सोडियम के केस में 11 23 यूनिट, यानी हीलियम की अगर मैं 4 यूनिट दे रहा हूँ तो एक एटम बन रहा है 4 यूनिट से 1 एटम, तो 1 यूनिट से 1/4, और कितनी यूनिट हैं 52, तो 1/4 इंटू 52। बोलो बात समझ में आई? यानी इसका मतलब है कि 13 एटम्स। उसका क्वेश्चन करने का तरीका देखो, पहले मोल के अंदर एटम पूछ रहा था, अब यूनिट के अंदर एटम पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नहीं है ये, तो आपकी नॉलेज बढ़ाने का तरीका है। जो बात आप नोट कर रहे हैं उसको मतलब इम्पोर्टेंट समझना। उसके बाद है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ओके नो प्रॉब्लम। अभी थर्ड क्वेश्चन होता है 52 ग्राम हीलियम देवा है, तो जाहिर सी बात है एटम तक पहुंचने के लिए क्या करोगे, आप लोगों को मालूम है कि इस 4 का क्या मतलब होता है। 4 का क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास होता है ना, मोल। आप सब लोग जानते हैं मोल इज इक्वल टू W/m। W कितना दिया हुआ है 50, W दिया हुआ है 52, और जो मास है हीलियम का वो कितना है 4, कितना आएगा 13, ये 13 मोल निकल कर आए, एटम की नंबर नहीं आई। अब फिर वही तरीका लगाओगे आप लोग, 1 मोल में कितने एटम होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। मेरे पास मोल कितने हैं 13, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 13 से, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पहले मोल के अंदर निकलवाए, फिर यूनिट के अंदर निकलवाए, और ग्राम के अंदर निकलवाए क्या, एटम की नंबर। आपको हर तरीके से इसमें मतलब नॉलेज ही मिल रही है। कहने को तो एक क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग टाइप आपके दिमाग को तेज़ कर देंगे कि अच्छा एटम के नंबर अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बर्निंग अ सैंपल ऑफ इट। देखो एक मेरे पास वेल्डिंग फ्यूल है, उसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन का नाम नहीं है। और वेल्डिंग फ्यूल करने वाले के अंदर जो गैस प्रेजेंट है, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट, यानी इस गैस का जब हमने थोड़ा सा सैंपल जलाया, इन ऑक्सीजन गिव्स इतने ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड और इतने ग्राम क्या वाटर, एंड नो अदर प्रोडक्ट्स, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिला। ओके नो प्रॉब्लम। जब इस गैस का हमने थोड़ा सा सैंपल जलाया तो मुझे इतना कार्बन डाइऑक्साइड मिला, इतना वाटर मिला और कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज़ फाउंड टू वेन 11.6 ग्राम। यानी जब मैंने इस गैस का इतना लीटर वो लिया, इसका वॉल्यूम लिया, तो उसका मुझे फ़िलहाल कितने ग्राम नज़र आ रहा था, वेट इतना 11.6। अब क्वेश्चन ये है, इसका हमें निकाल कर दिखाइए एम्पेरिकल फार्मूला। भाई मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आप लोगों को परसेंटेज पता होनी चाहिए। ये लेंथी क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए, एक नज़र इस पर रहनी चाहिए स्क्रीन पर, और एक नज़र अपने दिमाग पर कि आप लोग कर क्या रहे हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज निकले पहले कार्बन की और हाइड्रोजन की, और परसेंटेज निकलने के बाद फिर मैं वो टेबल बनाऊंगा जिसको मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, है ना, जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा था मैंने आपको वहाँ बताया था, क्वेश्चन समझाया था एम्पेरिकल फॉर्मूले के ऊपर। देखो भाई सीधी सी है बात, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ लिखते हो टोटल अमाउंट, और यहाँ क्या लिखते हो, जो वेट है किसका, कार्बन का, मल्टीप्लाई किससे कर देते हो 100 से। ना तो मुझे टोटल अमाउंट पता और ना मुझे पता क्या, कार्बन का वेट। टोटल अमाउंट का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का वेट, दोनों का ग्राम में वेट पता ही नहीं, तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान दीजिए। देखो जब कार्बन जलता है ना तो ऐसे रिएक्शन होती है, CO2 क्या बनता है, CO2। अब आप थोड़ा सा फिर से वही रिवर्स गियर लगाओ, मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने भी मोलर मास होते हैं उनको ग्राम मान ले जाता है। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 44, यानी ये 44 है, ये कितना है 12 है कार्बन, क्योंकि यहाँ 12 लिखा रहता है ना, और ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का 16, दो का कितना हो गया 32। मैं ये कहूँगा कि 12 ग्राम कार्बन जब रिएक्शन करता है 32 ग्राम के साथ तो 44 ग्राम CO2 बनती है, या ये कह लूँ कि 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए 12 ग्राम चाहिए होता है।
आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपके पास CO2 बनी कितनी। CO2 बनी है 3.38, 44 नहीं बनी। वो तो आपकी नॉलेज है जो आपने रिएक्शन लिखकर कमा ली। अब आप ये लिखिए कि 44 ग्राम CO2 मुझे मिल रही है, पता है कितने कार्बन से? 12 ग्राम कार्बन से। देखो है नहीं ये, तो 1 ग्राम 1 ग्राम CO2 मिलेगी कितने से? 12 डिवाइडेड बाई 44। और मुझे फ़िलहाल क्वेश्चन के अंदर कितनी दी गई है? 3.38। तो मैं यहाँ क्या करूँगा? 3.38। ठीक है, ये आपका आएगा कार्बन। 0.9217 ग्राम क्या निकला आप मेरे पास? कार्बन। दूसरी साइड आ जाओ, अब ये है H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O। ठीक है, बैलेंस कर देता हूँ, या ऐसे भी हो सकता है बैलेंस, ऐसे इसको हाफ कर दीजिए, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 नहीं हो जाने का, और इधर भी 1 है। तो आप लोग दिमाग दौड़ाइए कि ये जो आपको H2 मिल रहा है इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है? 16। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया? 18 ग्राम। मुझे 18 ग्राम वाटर मिल रहा है 2 ग्राम हाइड्रोजन से। वही इनके मतलब एटॉमिक मास को मैं ग्राम मान लूँगा। तो फिर से वही लॉजिक लगाइए कि आपको 18 ग्राम वाटर मिल रहा है कितने से? 2 ग्राम हाइड्रोजन से। तो 1 ग्राम H2 मिलेगा कितने से? 2/18। आपको कितना वाटर मिला है? 0.69। देखो भैया 0.690 मल्टीप्लाई कर देना इसकी किसकी? 0.690 के साथ। आपके पास निकल कर आएगा वेट ऑफ क्या? हाइड्रोजन 0.076। ये आपके पास वेट निकल कर आया क्या? इन दोनों को ऐड करने के बाद रखना यहाँ, ये है टोटल। यानी आपके पास कार्बन का भी वेट आ चुका और किसका वेट आ चुका? कार्बन का वेट आ चुका और हाइड्रोजन का वेट आ चुका। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे फिर आपको यहाँ रखना है। तो वेट ऑफ कार्बन कितना रख दूँ? वेट ऑफ कार्बन आ जाता है 0.9217। ठीक है, और जब इन दोनों को आप लोग ऐड कर दोगे, इसको भी ऐड कर दोगे, इसको भी ऐड कर दोगे, इसका आएगा 0.9984। ओके, ये आपने नीचे टोटल रख दिया और ऊपर क्या रख दिया? कार्बन का वेट। क्या निकल कर आएगा आपके पास? 92.32। आपको यहाँ ये तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि परसेंटेज का चक्कर, या परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में इतना हिस्सा। तो अगर कार्बन इतना आ रहा है तो इसको माइनस कर दो ना, 100 माइनस 92.32, आपके पास निकल कर आएगा 7.68। लो भाई, ये भी किसकी निकल कर आ गई? हाइड्रोजन की परसेंटेज। अब जाकर मेरा क्वेश्चन आसान बनेगा। क्यों? क्योंकि भैया एम्पेरिकल फार्मूला बगैर परसेंटेज के नहीं निकलता। इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं जो जो स्टेप करता रहता हूँ आपको लाइन बाय लाइन लिखते चले जाना है। मैं तो ऐसे लिखा क्योंकि मेरे पास स्क्रीन कम है ना, आपके पास कॉपी कम नहीं है। तो आप लोग जो भी मेरी साइड से नया स्टेप देखते हो उसको नई लाइन से लिखना। तो खैर मेरे पास दोनों की परसेंटेज आ चुकी। अब मैं बनाऊँगा टेबल, जिसको मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि भैया इस टेबल से निकलेगा क्या? एम्पेरिकल फार्मूला। वही एलिमेंट लिखने हैं, उनकी परसेंटेज को उनके मास से डिवाइड करना है। ठीक है, लो एलिमेंट कितना है? कार्बन, हाइड्रोजन, परसेंटेज कितनी है? 92.32, और ये कितना? 12। हाइड्रोजन का कितना है? 7.68 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो आपके पास फ़िलहाल जब इसकी परसेंट मतलब इसको डिवाइड कर दोगे 92 पॉइंट इसको, तो 12 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 7.69, और इसको डिवाइड कर दोगे तो 7.68। इससे पहले ही बताया था कि जो आप डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर लेकर आते हैं उसके अंदर देखना है कि कम कौन सा है। कम कौन सा है? ये वाला है कि ये वाला? ऑफ कोर्स ये वाला है ना। तो आप इससे डिवाइड कर दो सबको, इसको भी करते हैं। 7.69 डिवाइडेड बाई 7.68, 7.68 डिवाइडेड बाई 7.68। तो यहाँ आपको क्या निकालना है? एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो ये निकल कर आएगा 1, कार्बन भी 1, हाइड्रोजन भी 1, यानी आपके पास आंसर आ रहा है क्या? आपके पास आंसर आ रहा है CH। ये है एम्पेरिकल फार्मूला जो मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया। लेकिन उसने क्या कहा कि मोलिकुलर मास भी निकालिए। अब मोलर मास निकालने का आपको तरीका मैंने पहले ही बताया था कि मोलर मास क्या होता है। मोलिकुलर मास इज इक्वल टू एम्पेरिकल
फॉर्मूला एम्पिरिकल फार्मूला मास, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला, और यहाँ n लगा देते हैं। स्टार्टिंग से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ मैं आपको, कोई ये नया क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अब आपकी सारी लड़ाई होती है। अब एम्पिरिकल फार्मूला तो मुझे पता है CH है, काश मेरे पास ये n आ जाए, भी निकाल दूंगा इसका मैं क्या, मोलिकुलर मास। इस n को कैसे निकाला जाए? देखो भैया, जो n होता है, जो भी मैं नई चीज़ लिख रहा हूँ आप सब लोग नई लाइन से लिखते चले जाना। n जो होता है वो होता है n इज इक्वल टू, देखो सुन लो, जो चक्कर है ना STP का, STP पर जो वेट है आप उसको मान सकते हो मास, और STP पर ही 2.4 लीटर वॉल्यूम लिया जाता है, STP पर ही 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया जाता है, STP पर ही 1 मोल लिया जाता है, STP पर ही ये नंबर फिक्स है। ये इतनी बहुत अच्छी चीज़ है कि STP का नाम सुनते ही आपको ये चीज़ें फिक्स करनी है कि जब भी STP बोल देगा इतना ही लीटर लेना है, इतना ही टेम्परेचर लेना है, यानी इतने लीटर में इतने नंबर होंगे, 1 मोल के अंदर इतने नंबर होंगे, और इतने नंबर होंगे तो आप मास को W के इक्वल रख सकते हो, यानी जिसका जितना मास आएगा उसको ग्राम मान सकते हो। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। और अगर इतने लीटर मिल रहे हैं तो उस लीटर पर जो वेट आ रहा है उसे मास मान सकते हो, मास आ रहा है उसे वेट मान सकते हो। बस शर्त है तो किसकी, STP के लिए। ये बोलना ज़रूरी है उसको। अब देखो उसने किया क्या, उसने कहा कि अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज़ फाउंड टू वेन 11.6 ग्राम, यानी अगर मैं 10 लीटर उसका वॉल्यूम ले रहा हूँ तो उसका वज़न कितना आ रहा है 11.6। तो यार 1 लीटर का कितना आएगा 11.6 डिवाइडेड बाई 10, और अगर मैं इतना लीटर ले लूँ 22.4 लीटर, तो इसका क्या होगा 11.6 10 इंटू 22.4 लीटर, यानी आपके पास जो अब निकल कर आएगा वो जो वेट आएगा वो 22.4 लीटर पर निकल कर आएगा वेट। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आएगा 26 ग्राम। ये क्या निकल कर आया आपका वेट, बोले तो W। ये 26 ग्राम इस पर आया मेरा 22.4 लीटर पर, उसने दिया हुआ था 10 लीटर, तो 10 लीटर में इतना होगा, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन 22.4 लीटर पर उसका 26 क्या होगा ग्राम होगा, और मैं ग्राम को क्या मान सकता हूँ मास, यानी 26 ही क्या बन जाएगा मोलिकुलर फार्मूला है यहाँ पर, ये गलती हो गई, आप लोग ठीक कर लेना। मोलर मास कितना निकल कर आया यहाँ पर 26 निकल गया ना 26। अब जो आपकी लड़ाई चल रही थी वो ये होगी, जो N होता है ना वो होता है मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास कितना है अभी आपका 26, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकल कर आया था अभी थोड़ी देर पहले CH, कार्बन का कितना था 12, हाइड्रोजन का कितना था 1, ऐड करो क्या निकल कर आएगा 13, ये रखना 13। N इज इक्वल टू ये होता है मोलर मास, नीचे क्या रखोगे आप एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 2 को कहाँ रखना है यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, और जब यहाँ 2 रख दोगे आप लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H2, आंसर आ गया। मोलिकुलर फार्मूला है C2H2, यानी वो जो गैस थी जिसकी बात कर रहा था, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस, वो पता कौन सी गैस थी, ये C2H2 थी। लेंथी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन आपके नॉलेज को बढ़ाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से एक बार और वीडियो को देखना इसी को, और आपके क्लियर हो जाएगा। वैसे ज़रूरत तो है नहीं, मैंने आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये रिएक्शन चल रही है, CaCO3 की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है और ये चीज़ बन रही है। वॉट मास ऑफ CaCO3 इज़ रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.7 m HCl। कमाल है भाई। इसमें CaCO3 कितना है फ़िलहाल देखना, CaCO3 प्लस 2 HCl, मुझे नहीं पता क्या बन रहा है। कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का मोलर मास लिखने के बाद ये कितना आता है 100 लिख लेना। ये 40 होता है, ये 12 होता है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 है तो 48 हो जाएगा। इधर आ जाइए, एक H का 1 होता है, Cl का 35.5 होता है, ये कितना हो जाएगा 36.5 इंटू कितना 2, तो मेरी बात समझ में आई क्या आपको?
यानी ये कुल मिलाकर कितना हो रहा है, 73 के आसपास हो रहा है। ओके, ये पूरा का पूरा कितना हो रहा है, 73। फ़िलहाल तो मेरी नॉलेज कह रही है कि अगर मैं 100 ग्राम लूँ CaCO3 तो वो 73 ग्राम HCl से रिएक्शन कर रहा है। लेकिन उसने कहा कि मुझे HCl इतना नहीं बल्कि इतना है 25 ml HCl के लिए इतनी मोलरिटी वाले। अरे यार W दे देता ना, क्या प्रॉब्लम है। आपकी लड़ाई इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद W निकालने की होगी। वो जो कह रहा है ना कि मैं कितना CaCO3 लूँ, देखो क्वेश्चन था कि कितना CaCO3 लूँ जो कैल्शियम जो HCl के इतने ग्राम को न्यूट्रल कर दे या कम्प्लीटली रिएक्ट कर दे, लेकिन उसने ग्राम नहीं दिया। उसने अजीब सी चीज़ दे दी कि मैंने कोई सोल्यूशन ले रखा है HCl का और उसकी मोलरिटी इतनी है और उस सोल्यूशन के 25 ml लिए, यानी इसमें कहीं ना कहीं W छुपा हुआ है। पहले आपको W निकालना होगा। सबको मालूम है कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, W/m इंटू V। मोलरिटी कितनी है, 0.75। ठीक है, W कितना है आई डोंट नो, और M कितना है इसका अभी आपने निकाला था, H का होता है 1, Cl का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5 इंटू V। इधर लेकर आ जाओ, 0.75 इंटू 36.5 इज इक्वल टू V क्या यहाँ पर, V है कितना 25 ml। 25 ml का मतलब क्या हो गया, मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग 1000 से डिवाइड कर दोगे। जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 और यहाँ क्या आ जाएगा W। अब आपके पास जो निकल कर आएगा भाई साहब वो W था जो उस कमबख्त ने छुपा कर दिया हुआ था आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर जो आपको W निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 0.6844। मतलब कितनी बुरी बात है ये। यहाँ W नहीं लिख सकता था वो, नहीं। HCl का इतने मोलरिटी वाला सोल्यूशन था, उसके 25 ml लिए मैंने। उस 25 ml को पूरी तरह रिएक्ट करने के लिए कितना CaCO3 चाहिए। अरे बाप रे, अरे तू बच्चों को इतना घुमा रहा है। ये कह देता ना कि इतने ग्राम HCl को न्यूट्रल करने के लिए या इतने ग्राम HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए। कोई बात नहीं, खैर ये अलग से पोर्शन था। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। आप लोगों को यही चीज़ करनी थी। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है। भाई देखो 73 ग्राम अगर मैं HCl ले रहा हूँ तो इस 73 ग्राम HCl के लिए कितना लग रहा है, 100 ग्राम CaCO3 लग रहा ना, है ना। तो 1 ग्राम HCl के लिए कितना लगेगा, 100 डिवाइडेड बाई 73। और मेरे पास फ़िलहाल कितना HCl है जो उसने छुपा रखा था बदतमीज़ ने, यहाँ है 0.6844। तो इतने ग्राम HCl के लिए क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 73 इंटू 6। ये अब आपके पास जो भी निकल कर आएगा वो आपका आंसर होगा और वो होगा 0.9375 ग्राम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन बस आपकी जो लड़ाई थी ना मेन, वो इस पॉइंट के लिए थी। यहाँ उसने W छुपा रखा था। उसने W डायरेक्ट ये नहीं कहा कि इतने ग्राम HCl से रिएक्शन करने के लिए। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। Chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid according to the reaction। देखो HCl की रिएक्शन चल रही है किसके साथ, MnCl2 के साथ। और आप लोगों को ये रिएक्शन मैं लिख कर देता हूँ। MnO2 की रिएक्शन चल रही है किसके साथ, 4HCl के साथ। आगे मुझे पता नहीं क्या बन रहा है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने बिल्कुल साफ साफ दिया कि मैं कितने ग्राम HCl के लिए कर रहा हूँ जो मैग्नीज डाइऑक्साइड के 5 ग्राम से रिएक्शन कर ले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें करी उसने सीधी बात। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें बड़ी घुमा फिरा के कर रखी थी। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, मैग्नीज का निकालना होगा मास। इसका होता है 55, ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 का कितना हो गया 32, यानी कुल मिलाकर ये निकल कर आ गया 87। यानी 87 ग्राम MnO2 रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, ये एक हो गया और ये कितना हो गया 35.5, यानी कितना हो गया 36.5। जिसके आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो निकल कर आएगा क्या 146। ओके, यानी भाई ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। 87 ग्राम 146 ग्राम HCl से रिएक्शन कर रहा है। ओके, 87 ग्राम के लिए यानी 87 ग्राम MnO2 के लिए 146 ग्राम HCl लग रहा है। ओके, तो 1 ग्राम MnO2 के लिए
146 डिवाइडेड बाई 87, लेकिन उसने मुझे अमाउंट कितना दिया है फ़िलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5, तो मैं यहाँ क्या करूँगा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो भी आपके पास HCl निकल कर आएगा वो इसने क्वेश्चन किया था हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, और मैं यहाँ HCl के ग्राम ही ढूंढता फिर रहा था। इसका आंसर आएगा आपका 8.4 ग्राम ऑफ HCl। ये है आपका आंसर। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा घुमा दिया था, आप लोग भी घूम गए होंगे। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा और अच्छी तरीके से एफर्ट की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ आप हमें बताइए। स्पेशल तौर पर कोई क्वेश्चन हो तो हमें आप इंक्वायरी से मतलब या कोई व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। आपको घर बैठे बैठे और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हम कराएंगे। थैंक यू।